शहरनामा.com में आज हम ऐसी शख्सियत को मदऊ कर रहे हैं जो न सिर्फ एक्टिविस्ट हैं बल्कि उनके बहुत से रूप हैं। वो बहुत मशहूर और मारूफ और मकबूल कॉर्पोरेट लॉयर, हेरिटेज लवर, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसानी दिल रखते हैं। जितनी भी परेशानियां समाज में आती हैं और कोई भी उनके कांटेक्ट में आता है तो वो उनका ये फर्ज वो समझते हैं कि अपना काम छोड़कर और उस शख्स की परेशानी को दूर करें, और इसमें वो कामयाब भी होते हैं। गांव में बिजली नहीं है, गांव की सड़कें टूटी हुई हैं, शहर के चौराहों पर बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं, इमारतें टूट क्यों रही हैं, और टूट रही हैं तो बन क्यों नहीं रही हैं। इसमें वो बहुत तेजी से, जो उन्होंने पढ़ा है, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं लॉ में, LLM में, और जो उन्होंने पढ़ा है उसका वो इस्तेमाल खूब करते हैं, और करने के बाद उसको उस पर ऐसा अमल करते हैं कि आखिर में अधिकारी या अफसरान जो हैं वो मजबूर हो जाएं। मोहम्मद हैदर साहब ना सिर्फ वकील हैं जैसा मैंने कहा, बल्कि एक दर्दमंद इंसान है जैसा मैंने पहले अर्ज किया। आज हम उनसे कुछ देर बात करेंगे, उनका कीमती वक्त लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मामूली से पोर्टल पर वो तशरीफ लाए हैं और हमारे पोर्टल की शोभा बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद हैदर साहब, स्वागत है आपका शहरनामा.com पर। आपके बारे में जो हमने बताया वो तकरीबन बहुत कम है और बहुत ज्यादा इससे आप करते हैं समाज के लिए। आप किसी के दिल का ऑपरेशन करा रहे हैं, किसी बच्चे बीमार को अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं, ये सारी चीजें आप में हैं। ये सब चीजें आप में कहाँ से आई, और आप कितना चैनल्स पर एक साथ चलते हैं? इन्हें आप वकालत भी कर रहे हैं, आप कंपनी भी देख रहे हैं, आप सत्यानाबाद इमामबाड़ा जो इतना कदीमी है और हार्ट ऑफ द सिटी है उसको भी आप देख रहे हैं, उसके भी आप ट्रस्टी हैं। उसके अलावा ये कि ये सब तमाम तरह के समाजी काम कर रहे हैं। तो ये कैसे आप करते हैं और ये सब कहाँ से आपको तहरीक या प्रेरणा मिली? थैंक यू हुसैन साहब, मुझे मौका देने का कि आपके इस प्रतिष्ठित चैनल पे मैं इसका एक पार्ट बन के अपनी बातें आप सबके सामने रख सकूं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका चैनल छोटा चैनल नहीं है, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, और आपकी जो सोसाइटी के लिए आप कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो एक फर्क होता है एक रिपोर्टर और एक जर्नलिस्ट में, वो आपको देख के लगता है कि वाकई रिपोर्टर एक चीज होती है, जर्नलिस्ट एक चीज होती है। तो आपका चैनल माशाल्लाह से काफी बड़ा चैनल है और इससे लोगों को जागरूकता मिल रही है। जहां तक मेरा सवाल है कि मैं क्यों करता हूँ ये सारे एक्टिविज्म के काम, या मुझे कहाँ से प्रेरणा मिलती है, तो हमारे वालिदैन ने हमको बचपन से एक एजुकेशन ये दी थी कि हर राइट जो होता है उसके साथ में एक करस्पॉन्डिंग ड्यूटी होती है। बिना किसी ड्यूटी के कोई राइट होता ही नहीं है। तो अगर हमारे आइन में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है तो साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज का भी जिक्र है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की डेट में लोगों को अपने राइट्स के बारे में तो बहुत जागरूकता होती है, लेकिन ड्यूटीज के बारे में कोई नहीं जानता। हमारी भी कोशिश ये रहती है कि हम अपने बच्चों को या अपने मिलने वालों को, अपने दोस्तों को, उनके जो फर्ज हैं जो आइन में दिए हुए हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उन फर्ज को निभाने की भी कोशिश करें। तो जैसा मॉन्यूमेंट्स की अगर बात करें तो एक फंडामेंटल ड्यूटी है हर हिंदुस्तानी की, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो कंपोजिट कल्चर का मतलब क्या हुआ? यही मॉन्यूमेंट्स, यही ट्रेडिशंस, यही वैल्यूज जो लगातार डिटेरियोरेट हो रही हैं आज के मॉडर्न टाइम्स में। सत्यानाबाद इमामबाड़ा का जब हमने व्हेन वी टुक ओवर इन 2008, तो 2008 में मैंने देखा कि एक ऐसी इमारत जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में आता है और उसकी इतनी उपेक्षा क्यों है? मतलब दोनों आपने खुद देखा है अपनी आंख से। भाई आप तो इस तहरीक में भी शामिल रहे हैं जिसने इस इमामबाड़े को आजाद कराया, तो उस तहरीक का पार्ट होने से आपको पता है किस तरह की सिचुएशन थी इस इमामबाड़े की। मतलब दोनों इसके जो हॉल्स हैं उसमें इतने बड़ी बड़ी दरारें थी कि पानी आता था अंदर। जी हाँ, जी हाँ।
और किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इस इमामबाड़े को हम कभी रिपेयर करा सकेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैसेट ये था कि कम्युनिटी से पैसा लेके निर्माण कराना वो किसी की बस का काम नहीं होता, क्योंकि आप जब कम्युनिटी से आप पैसा उठाते हैं तो एक तो आप लाइन ऑफ फायर में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, और आप भले ही जितना ईमानदारी से करें लेकिन फिर भी लोग आप पे शक करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये इस पे प्रॉपर रिसर्च करी इस मॉन्यूमेंट पे कि ये मॉन्यूमेंट कब का बना है, कैसे प्रोटेक्ट हुआ, कब से प्रोटेक्ट हुआ, फिर इस पे इंक्रोचमेंट कब का वो किसके साथ में हुए और किसने किसने इंक्रोचमेंट किए। इस पूरी लड़ाई में हमारी एक पूरी टीम हम बनी, जिसमें हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे जो आरटीआई अपने नामों से फाइल करते थे, हम बना के देते थे, कई जगह आरटीआई हम अपने नाम से फाइल करते थे। उन आरटीआई का इफेक्ट ये हुआ कि हमको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये इमामबाड़ा इस 1919 में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद 1921 में बिक गया। तो ये एक सुल्तान बहादुर नाम के शख्स थे, वो खड़े उन्होंने कहा कि हम इसके वारिस हैं, और उन्होंने लखनऊ गवर्नमेंट ट्रस्ट को उसको भेज दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली उस सेल डीड में भी दो चीजें प्रोटेक्ट थी, एक इमामबाड़ा प्रॉपर और एक बॉस। तो हमारी लड़ाई जो थी वो इमामबाड़ा प्रॉपर की थी कि इमामबाड़ा प्रॉपर का क्या मतलब हुआ। तो इमामबाड़ा प्रॉपर का मतलब सैंक्टम सैंक्टोरम जहाँ पे इमामबाड़ा है प्लस सहंचिया प्लस इनर गेट जो है, ये तो कम से कम इमामबाड़े का एक इनहेरेंट पार्ट है ही है। तो इस पर काफी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई। तो इसके बाद हमने इन आरटीआई के माध्यम से जब एएसआई को बाउंड कर दिया काम करने के लिए, तो 2013 में जब इस मॉन्यूमेंट का करीब 60% रिपेयर हो गया, तो ये एक सक्सेस स्टोरी के रूप में उभर के सामने आया। और वो सक्सेस स्टोरी ये थी कि अगर एक आदमी भी चाहे और पीछे लगे और उसके जो क्रेडिबिलिटी है वो बियॉन्ड डाउट है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस मॉन्यूमेंट की सक्सेस स्टोरी को हमने रेप्लिकेट किया और एक पीआईएल फाइल करी हाईकोर्ट लखनऊ में। उस पीआईएल के जरिए न सिर्फ इमामबाड़ा सल्तनाबाद जो अमजद अली शाह का मौसोलियम है, बल्कि और तमाम ऐसी इमारतें जो उपेक्षित थी, जहां पे काम नहीं हो रहा था, जहां पे इंक्रोचमेंट था, वो सारा इंक्रोचमेंट हटा और अब एक रास्ता बन गया। कम से कम एक टेबल पे आके जितने भी स्टेक होल्डर्स थे वो एक टेबल पे आके बैठ गए और एक लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन की एक बुनियाद रखी गई। आपने ये बहुत बड़ा काम किया सत्यानाबाद वाला, क्योंकि जैसा आपने खुद फरमाया कि जो उसका इनर गेट है वो एएसआई में है, और पिछले कोविड के ज़माने में जो मेन गेट था जो हजरतगंज की तरफ था वो गिर गया अचानक। उसके बाद में वो महीनों पड़ा रहा, लेकिन आपने उसी वक्त उसकी एफआईआर की और हुक्काम जो थे उनको बाखबर किया और एएसआई को आपने रुजू किया, और उसके बाद में आपने रिमाइंडर्स भेजना शुरू किए और आपने एक कहना चाहिए पॉजिटिव ये जुमला है कि नाक में दम कर दिया अफसरान की। बिल आखिर वो पैसा सैंक्शन हुआ और वो गेट अब तकरीबन 50-60-70% 60% तो बन ही गया है और उसी तरह से बन जाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब एक आपसे और ये सवाल है कि जिस तरह से आपने छोटे इमामबाड़े का फाटक है वो बिल्कुल डिमोलिश हो रहा था और उसका बुरा हाल था, तो उसके लिए आपने एक पीआईएल हाई कोर्ट में की और आपने वहां से ऑर्डर आपको मिला। तो ये पूरी रुदात क्या है कि हुसैनाबाद जो हेरिटेज जोन भी हैगा उसमें जो बुराइयां आ रही थी, जो कमियां आ रही थी, उसको आपने पीआईएल के तरीके से किस तरह से किया, ये क्या मसला है, लोगों को बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारी पीआईएल्स नहीं फाइल करी, सिर्फ एक पीआईएल है जिसमें अलग अलग टाइम पे हम एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। तो ये जो छोटे इमामबाड़े का गेट है, इसका बरसात में एक बार 2014-15 में बरसात में इसके गेट का थोड़ा सा एक पोर्शन गिर गया। उस पोर्शन के गिरने के बाद जब हमने इसकी कंप्लेंट एएसआई से की तो एक बड़ा हमें अजीबोगरीब जवाब मिला। वो जवाब ये मिला कि साहब ये जो गेट है ये तो प्रोटेक्शन में आता ही नहीं है। तो हमने उनसे पूछा कि आपका जो प्रोटेक्शन का ऑर्डर है वो क्या कहता है। प्रोटेक्शन का ऑर्डर ये कहता है मौसोलियम ऑफ मोहम्मद अली शाह बियॉन्ड द रेजिडेंसी, ये लैंग्वेज है प्रोटेक्शन ऑर्डर की। तो मैंने कहा जब प्रोटेक्शन ऑर्डर बियॉन्ड द रेजिडेंसी वर्ड यूज कर रहा है तो ये गेट कैसे इससे बाहर हो गए। बहरहाल हमने जब कोर्ट में मैटर आया तो जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा और जस्टिस जीके उपाध्याय साहब की बेंच में, तो उन्होंने भी एएसआई से पूछा कि भाई ये आप क्या मतलब बॉडी प्रोटेक्ट करते हैं और सर प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ये कैसा आपका लॉजिक है। तो एएसआई के जो उस वक्त सुप्रीटेंडेंट थे मिस्टर मिश्रा, उन्होंने
नक्शा दिखाया। इत्तेफाक है कि उस नक्शे में डेट 1989 की थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये 1989 का नक्शा आप उस मॉन्यूमेंट के लिए दिखा रहे हैं जो 1842 में बन गया था, तो ये तो नक्शा आपने खुद बनाया था ना। या तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि गेट आपके प्रोटेक्शन में नहीं आता, क्या आप हमको परमिट करते हैं हम उसको बना लें? तो वो भी परमिट नहीं करेंगे क्योंकि वो 100 मीटर के रेडियस में आता है मॉन्यूमेंट के। अल्टीमेटली कोर्ट के निर्देशों पर एएसआई को पैसा दिया हुसैनाबाद ट्रस्ट ने, 11,40,000 रुपए दिए, तो 11,40,000 रुपए से जितना रिपेयर हो सकता था वो उन्होंने उतना रिपेयर किया। उसके बाद वहीं पे काम स्टैंड स्टिल पे आ गया। एक जो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उसी गेट में एक पुलिस चौकी सतखंडा पुलिस चौकी के नाम से बन गई। उसके लिए हमने काफी खतों की दावत की है और इंशाल्लाह हम कोशिश ये करते हैं कि जब अब मैटर हमारा लिस्ट होगा हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए, तो हमारी सबसे बड़ी प्रेयर ये रहेगी कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने मॉन्यूमेंट्स को इंक्रोच कर रखा है वो कम से कम अपना इंक्रोचमेंट हटाएं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस शुड वॉक द टॉक। अगर हम किसी प्राइवेट इंक्रोचर को मॉन्यूमेंट से हटने की बात कहते हैं तो वो एग्जाम्पल देता है कि वो देखिए उस मॉन्यूमेंट के गेट पे तो पुलिस चौकी बनी हुई है, जी खुला जगह आपको सरकारी ऑफिस है, जैसे सिकंदराबाद में भी सेंसस ऑफ इंडिया का ऑफिस। तो द चेंज हैज टू कम फ्रॉम विद इन, ये हम मानते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हमारा जिस तरह की पेपर ट्रेल है, हम कोर्ट को ये एग्जिबिट कर पाएंगे कि ये बिल्कुल इलीगल काम है। में आपने जो किया और उसमें ऑर्डर भी हो गया, वो तकरीबन बन भी गया फाटक, लेकिन उसमें दो चीजें अभी बाकी रह गई हैं। एक तो उसकी जो पुलिस स्टेशन के बराबर में जो बुर्जी गिरी हुई थी, वो पहले गिरी थी, वो बिल्कुल वैसे ही ध्वस्त है। दूसरी बुर्जी जो उसके मुकाबले में उस तरफ है, वो किसी के घर के सहन के अंदर है, यानी उन्हीं ने सहन से उसको घेर लिया है। तो वो पूरी इमारत जो है वो दब गई हैगी, एक तरफ टूटी हुई है तो दूसरी तरफ दब गई हैगी। तो इसके लिए भी आप मेरे ख्याल से उसमें करेंगे कुछ ना कुछ जरूर। हमारी तो हम तो ये चाहते हैं कि ये एक पब्लिक मूवमेंट बन जाए, जैसे एक मोहम्मद अजहर ना हो जो ये मॉन्यूमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इनफैक्ट उस एरिया के रहने वाले लोग, वहां पे एक यूनिटी कॉलेज है, हम कोशिश करेंगे कि यूनिटी कॉलेज के जो मैनेजमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करें, बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट करें, साइलेंट प्रोटेस्ट करें। और जो लोग वहां रह रहे हैं, एक्चुअली जो लोग रह रहे हैं, दे शुड बी एजुकेटेड, और हमको अपनी हेरिटेज की वैल्यू करना आना चाहिए, हर आदमी के दिल में होना चाहिए। कम से कम किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम कोई एक प्राइवेट बैटल लड़ना है या प्राइवेट मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उन लोगों से जो उसके अंदर रह रहे हैं। कई बार ये होता है लोगों को ये लगता है कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, लोग मुझे फोन करके गाली बकते हैं, लोग मुझे थ्रेटन करते हैं। दिस ऑल कीप्स हैपनिंग, बट आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ कि अगर मैं सही हूं तो मुझे इन चीजों से डरना नहीं है, मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। देखिए, जितना आपने 10 बरस में काम किया तो अवेयरनेस तो बहुत आई है कि हेरिटेज से जो लोगों की मोहब्बत बढ़ी है, और आप काफी हेरिटेज वॉक्स जो हुए हैं उसमें भी रहे, और आपने वो सोशल मीडिया पर काफी उसको किया कि हेरिटेज की जो अहमियत है वो आपने इस दौर में बताई। वरना हेरिटेज का मतलब ये कि टीला और मलबा, लेकिन आपने लोगों में अवेयरनेस पैदा की और बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होकर उस पर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर जो कुछ नहीं अगर बनवा पा रहे हैं, क्योंकि आप कानून के ज्ञाता हैं और आप खूब जानते हो, आप लड़ना भी जानते हैं, स्ट्रगल करना जानते हैं। लेकिन और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जा रहे हैं जहाँ इमारतें टूटी हुई हैं उनकी तस्वीरें ला रहे हैं, उनके वीडियो खींच रहे हैं, वो लगा रहे हैं। वो इंस्पिरेशन जो है वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन जो है वो आपसे मिलाएगा। अब ये हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है ये भी गैर जिम्मेदार एक इदारा आएगा कि जिसकी आमदनी करोड़ों में है और कोई ना उसका हिसाब है ना किताब है, और पब्लिक डोमेन में तो बिल्कुल हिसाब किताब उसका है ही नहीं। अगर आप मांगिएगा अभी तो आरटीआई में वो कह देगी कि हम उस कैटेगरी में नहीं आते कि हिसाब दें, अगर नहीं आते तो फिर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे है, पर वो बड़ा कंट्राडिक्टरी उनका वर्जन है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बहुत से गांव गिराव हैं कि जहां आपने बिजलियां लगवाई है ना, वो गांव में बिजली नहीं थी बिल्कुल, और बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां आपने सड़कें, गड्ढे तो छोड़ दीजिए आप, सड़कें ही नहीं थी, और वहां आपने वो काम कराया कि सड़कें रातों रात बनना शुरू हुई। और ये आप मतलब अपने लखनऊ के अलावा भी जो लखनऊ की इमारतों का आपको वो है, अभी शाहनजर वाला भी आपने बहुत किया था, हम भूल गए बताना लोगों को कि जो शाहनजर में इमामबाड़ा है उसका डोम जो था वो टपक रहा था और मखदूश हो गया था, वो किसी वक्त भी गिर सकता था। तो आपने उसमें क्या किया था वो आप अपनी जुबान से बताएं।
शाहनजफ का जो डोम था, वहां के लोगों ने हमसे कंप्लेंट किया, जो कुछ ज़ायरीन थे वहां जाते थे कि इस डोम से पानी रिस रहा है और उसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि कुछ जो सत्ता शीर्ष पे लोग बैठे हुए हैं वो हमारे क्रेडेंशियल्स जानते हैं। उनको लगता है कि अगर हम उनसे कोई बात कहेंगे तो उसमें हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही लोगों में से एक है ब्रजेश पाठक जी, जो हमारे क्षेत्र से एमएलए भी हैं और लॉ मिनिस्टर भी हैं। जब हमने उनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने फौरन एक लेटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा और साथ में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को फौरन फोन किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि देखिए इस चीज को रिलीजियस एंगल से मत देखिए। सबसे पहली चीज, ये लखनऊ की कल्चर और ट्रेडिशन और हेरिटेज का इनहेरेंट पार्ट है, इसलिए इसकी मरम्मत करना हर आदमी की जिम्मेदारी है। हुसैनाबाद ट्रस्ट से उन्होंने कहा, डीएम साहब को मेरे सामने उन्होंने फोन किया और उनसे कहा कि आप इसकी रिपेयर सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ हुसैनाबाद ट्रस्ट के साथ ही साथ एएसआई जो उस मॉन्यूमेंट का कस्टोडियन है, जिसके जेरे निगरानी है ये मॉन्यूमेंट, उन्होंने भी फिर इसके ऊपर बजटरी प्रोविजन लेके एलोकेशन करा के फौरन काम शुरू कर दिया, जो आज भी जारी है। एएसआई के साथ में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एएसआई एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। उसको पता है कि किस जगह पे कितना और किस लेवल का कैसा मटेरियल यूज करना है हमें, जो एक कॉमन मजदूर, कॉमन मिस्त्री नहीं कर सकता। इसलिए हमारा सारा एफर्ट ये रहता है कि जो भी मॉन्यूमेंट एएसआई के प्रोटेक्शन में है वो एएसआई ही उसको अपनी एक्सपर्टीज से करे। अभी कुछ दिनों पहले पता होगा कि छोटे मामबाड़े में उन्होंने, हुसैनाबाद ट्रस्ट ने जो एक मिस एडवेंचर किया, जो वहां पे सीमेंट लगा दी, जिससे उस मॉन्यूमेंट पे जो डैमेज हुआ है, तो एएसआई की 13 मेंबर्स कमेटी ने कह दिया कि दिस मॉन्यूमेंट इज सफर्ड एन इरिवर्सिबल लॉस। ये रिपोर्ट है एएसआई के एक्सपर्ट्स की, 13 मेंबर्स की कमेटी थी, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर भी थे एएसआई के, जो खुद आए थे लखनऊ दिल्ली से चल के। तो मतलब इस तरह के इंटरवेंशंस इन मॉन्यूमेंट्स में एटलीस्ट किसी और नहीं करने चाहिए। एक आपसे सवाल ये है, एक और आपको हम बताना चाहेंगे, जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के जो गाइड्स हैं, 84 हुसैनाबाद ट्रस्ट के गाइड्स हैं, जिनको 4 से लेके 5,500 के बीच में सैलरी मिलती है। यानी कि उन लोगों का जिस तरह का शोषण हो रहा है वो अनबिलीवेबल है। कोरोना काल में उनको सैलरी नहीं मिलती है, उनको एडवांस नहीं मिलता है, 5,500 सैलरी है। अगर आप लेबर के रेट देखें तो अगर अनस्किल्ड लेबर भी उनको मान लें तो 10,000 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए लगभग, वो उनको नहीं मिले। तो उसके लिए भी हमने काफी लड़ाई लड़ी और हमने काफी रिक्वेस्ट करी, और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि अब हुसैनाबाद ट्रस्ट का जो चार्ज है जिन ऑफिसर के पास, वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही आउटगोइंग ऑफिसर है, जिन्होंने कमिट किया है कि इस पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। और आई होप कि इनकी जो समस्या है जो बरसों से चली आ रही है वो भी अब दूर होगी। आपने चूंकि ये जो गाइड्स वाला काम किया, ये भी बड़ा काम किया और बहुत दिनों से आप इसमें मसरूफ थे, मुझे मालूम है। तो अब एक बात ये भी करने की है कि जो गाइड्स हैं उनके जरूर इन्वॉल्वमेंट बढ़े, लेकिन जो एक प्रेस्क्राइब्ड एक हिस्ट्री है उस मॉन्यूमेंट की वो भी उनको बताई जाए, ताकि कहीं पर वो कंट्राडिक्टरी हो जाता है, कहीं पर वो बहुत सी किवदंतियां होती हैं कि जिसको वो करते हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे आते हैं और खास करके जिनका ताल्लुक हिस्ट्री और ज्योग्राफी से है, वो उनको परेशानी होती है। जरूर वो उनको ट्रेन किया जाए, उनके क्रैश कोर्स किए जाए 8 दिन के 6 दिन के। आप जैसे लोग उनको, या और डॉक्टर सनोवर हैदर हैं, वो उनको बताएं कि क्या कहना है बड़े इमामबाड़े में अगर वो गाइड है तो भूल भुलैया कहना है, बावली के लिए क्या कहना है, मैदान के लिए क्या कहना है। कभी कभी बावली को कह देते हैं कि बेगमात उसमें नहाती थी, भाई वो इमामबाड़ा था, वहां नहाने का कोई सिलसिला ही नहीं था, वो तो वहां के लोकल पानी के लिए बावली थी। इस तरह से बहुत सी चीजें जो हैं वो ज़ेब-ए-दास्तां के लिए वो बना भी देते हैं। तो आप चूंकि इस मामले में पढ़े हैं, तो एक प्रेस्क्राइब्ड बिल्कुल हिस्ट्री होना चाहिए कि जब वो गाइड बताए छोटे इमामबाड़े, बड़े इमामबाड़े या शाहनजफ में, तो टाइम, ड्यूरेशन, पीरियड, ये बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, ताकि लोगों को सही तारीख भी मालूम हो सके। जो हमने 2 साल पहले एक रिप्रेजेंटेशन दिया था इस इन गाइड्स के लिए, तो उसमें एक पॉइंट हमने ये भी लिखा था कि इनकी एक प्रॉपर लखनवी तहजीब को डिपिक्ट करते हुए इनकी ड्रेस, प्लस इनके लिए एजुकेशनल सेशंस होने चाहिए, जिसके लिए हम सिलतनाबाद इमामबाड़ा स्पेयर कर देंगे इनके लिए, जिसमें रोशन साहब को, जी बिल्कुल, योगेश प्रवीण साहब तो हयात पे, हमने कहा योगेश प्रवीण साहब, रवि भट्ट साहब और तमाम और हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो हमारे मेंटर्स, हमारे गाइड्स हैं, वो आके इनको बताएं कि एक्चुअली क्या है और क्या होना चाहिए।
सही है, सही है। इन्होंने इसकी तजवीज की थी, और एक बार इनकी सैलरी बढ़ जाए, जो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में, बिकॉज ये 84 लोगों का सवाल नहीं है, ये 84 फैमिलीज का सवाल है। हाँ, जाहिर है वो मेहनत करते हैं तो उनको जो उनका मेहनताना है वो मिलना चाहिए उनका। और लेकिन फतेहपुर सीकरी के, एक, अगर आप फतेहपुर सीकरी में इन गाइड्स को प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, जो वहाँ के जो फतेहपुर सीकरी गाइड है आगरा वाले, वो बड़े वेल एजुकेटेड है, तो वही सेम चीज को यहाँ पे रेप्लिकेट करना है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप ये आसार कदीमा यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लखनऊ प्रॉपर की बात मैं कर रहा हूँ, कितनी इमारतें हैं और कितनी इमारतों के लिए कोई कोशिश की जा सकती है कि जो नहीं है लेकिन ये कि उनकी जरूरत है कि उनको एएसआई में रजिस्टर किया जाए, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है ताकि लोगों को आप बता सकेंगे, आम लोग जो सुन रहे हो देख रहे हैं आपका प्रोग्राम। देखिए, इस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लखनऊ में 3 तरह के मॉन्यूमेंट्स है जी। एक वो कैटेगरी उन मॉन्यूमेंट्स की है 61 मॉन्यूमेंट्स की, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिनको प्रोटेक्ट करता है जी। जिसमें बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, शाहनजर वगैरह है। दूसरी कैटेगरी वो है जिसको स्टेट आर्कियोलॉजी प्रोटेक्ट करता है, जैसे छतर मंजिल, गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास, ये स्टेट आर्कियोलॉजी करता है। ये 13 मॉन्यूमेंट्स हैं। और इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है, जो सबसे बड़ी है, वो है अनप्रोटेक्टेड हेरिटेज। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो घंटाघर है, हिस्टोरिकल घंटाघर 1885 का बना हुआ, वो कहीं प्रोटेक्टेड ही नहीं है। जबकि पिक्चर गैलरी है। हाँ, सतखंडा प्रोटेक्टेड नहीं है, और जबकि जो पिक्चर गैलरी है वो प्रोटेक्टेड है। यहाँ पिक्चर गैलरी प्रोटेक्टेड है। वो इमारत अपने में कोई बहुत बेशकीमत या बहुत ये जो उसमें कोई फनकारी तो है भी नहीं, जबकि सतखंडे में तो है, वो होना चाहिए थी। हाँ, तो हमने जब इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स रिमेन्स एक्ट है 1958 का, जिसमें 2010 में मेजर अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, उसमें ये था पहले की सजा जो थी, अगर मॉन्यूमेंट को डिफेस करे तो 2000 और 5000 रुपए थी, वो 1 लाख कर दिया, और सजा जो बढ़ा के उसको 2 साल कर दिए, जो पहले 6 महीने होती थी, जिससे थोड़ा सा डिटेरेंस आए। तो इसका जो इस एक्ट का सेक्शन 4 है, वो ये कहता है कि 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारत जिसकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, एएसआई उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो हमने इसकी घंटाघर की पूरी एक डिटेल लिखते हुए, पूरी इसकी तारीख लिखते हुए इसके प्रोटेक्शन की बात करी। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि साहब पूरा एरिया इंक्रोच है, आप पूरे इंक्रोचमेंट हटवा के अगर हमको हमारे हवाले करें तब हम सोचेंगे कि इसका प्रोटेक्शन किया जाना है कि नहीं। एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारी नजर में आया व्हाइल आई वाज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, वो ये था कि लखनऊ में आजादी के बाद से कोई मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट हुआ ही नहीं है, अब तक नहीं हुआ। हाँ, और जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है इनफैक्ट वो डिलिस्ट खूब हुए हैं, मतलब जो इनकी लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में था वो डिलिस्ट हो गया। फॉर एग्जांपल छतर मंजिल डिलिस्ट कर दिया, वो स्टेट में चला गया, वो बहुत सालों तक डिलिस्ट रहा। अल्टीमेटली 2013 में जब हमने अपनी पीआईएल करी, उसके बाद वो स्टेट आर्कियोलॉजी ने उसको अपने यहाँ एनलिस्ट किया। इसी तरह से कदम वसूल सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, उसको डिलिस्ट कर दिया। ऐसे और तमाम मॉन्यूमेंट्स हमने फिर इसके अक्रॉस द कंट्री हमने डेटा पूरा इसका कलेक्ट किया, आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करके सारे एएसआई के ऑफिस से। तो उससे बड़ी कार्मिक जानकारी निकल के आई कि अगर हम देखें तो आजादी के बाद मॉन्यूमेंट्स डी प्रोटेक्ट ज्यादा हुए हैं, प्रोटेक्ट कम हुए हैं। एक बात इसी से निकलती है कि ये जो इमारतें हैं इनको रख रखाव के लिए तो ठीक है कि एएसआई है जो उनके क्या लिस्टेड हैं, लेकिन एएसआई खुद अपना एक ऐसा महकमा है कि जो पोपला है जिसके दांत नहीं है। यानी अगर वो इंक्रोचमेंट को हटाना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता, वो परेशान है, कहीं कहीं पर किसी कम्युनिटी का जोर है, कहीं पर कुछ और जो कब्जादार हैं उनका जोर है, तो वो एक लाचार होके डिपार्टमेंट रह गया है। इसको कुछ इस तरह से नहीं डिपार्टमेंट को बनाया जा सकता कि वो जिस तरह से एलडीए का दस्ता है, नगर निगम का दस्ता है, उसी तरह से एएसआई का एक कोई होता है, वो पुलिस मांगते हैं तो नहीं मिलती है, या वो खुद भी एफर्ट कम करते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, आज की तारीख में अगर आप देखें तो पब्लिक बड़ी सेंसिटिव हो गई है। जैसे आपने ठीक कहा कि हेरिटेज के बारे में भी लोग जानने लगे हैं और एक्टिविस्ट भी इस फील्ड में भी बहुत एक्टिविज्म है। हमने जो अपनी तजवीज की थी एएसआई को, वो ये की थी कि आप मॉन्यूमेंट वाइज
इंक्रोचमेंट आइडेंटिफाई करिए, अखबार में निकालिए कि इस मॉन्यूमेंट पे ABCDEFGH लोग इंक्रोचमेंट किए हैं और ये इनका कैटेगरी ऑफ इंक्रोचमेंट है, अखबार में निकालिए आप इसको पब्लिक नोटिस के जरिए, और कहिए कि अगर ये मकान कोई खरीदता है या यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन करता है तो खुद वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जब अखबार में ये सब चीजें निकलेंगी तो कोई ना कोई इसको लगा के जो संबंधित स्टेक होल्डर्स है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे लखनऊ में पुलिस कमिश्नर साहब, इन सबसे पूछेगा कि भाई आप क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रहे हैं, ये तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सही। तो सम बिगिनिंग, सम स्टार्ट हैज टू बी मेड समवेयर। दूसरी चीज, आपको मॉन्यूमेंट को कैटेगराइज करने की जरूरत है। बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े की वही कैटेगरी नहीं हो सकती जो कल्याण के लाट की है। यानी कि जहां पे जो ग्रेव्स हैं, ग्रेव्स के पास, ग्रेवयार्ड के आसपास 100 मीटर का एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ये कानून आपको बदलना पड़ेगा भाई बड़े, क्योंकि देखिए जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं अवध की जितनी भी तारीखी इमारतें हैं, ये डीप रूटेड फाउंडेशन इनके नहीं होते थे। तो ये जो 100 मीटर की जो कैद है और उसके बाद 200 मीटर बियॉन्ड की जो कैद है वो इसीलिए है कि अगर 100 मीटर पर आप फाउंडेशन डिग करने लगेंगे तो उससे कहीं ना कहीं मॉन्यूमेंट को नुकसान होगा, जैसे सुल्तानाबाद गेट पे हुआ मेट्रो की वजह से। मेट्रो में जिस तरह की डिगिंग हुई, ये भी एक बहुत बड़ा एक मेजर रीजन है सुल्तानाबाद के गेट पे कोलैप्स करने का, गेट गिरने का। गेट गिरने का भाई, वो तो गेट तो 1847 का बना हुआ गेट है जी, जिसने गदर भी झेला 1857 का, हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंस थी वो भी झेला उसने। उसके बाद अब आके इतने साल बाद वो गिर गया, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो बिकॉज ऑफ द डिगिंग दैट टुक प्लेस इन हजरतगंज। तो इस तरह से आपको मॉन्यूमेंट्स को कैटेगराइज करना पड़ेगा, ताकि देखिए कब्रें जहां पे हैं, जैसे एक कब्रिस्तान इनका मलियाओं में है, अब वहां पे भी अगर आप सेम कानून बनाएंगे कि 100 मीटर पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो लखनऊ में हाउसिंग शॉर्टेज भी है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट हैज टू बी सस्टेनेबल, लिव एंड लेट लिव वाली बात करनी होगी, आपकी हेरिटेज भी साथ में बचे और साथ में हैबिटेशन भी बचे। वही जैसे वो जो लाजपत नगर के बिल्कुल मिला हुआ एक कब्रिस्तान है जी, प्रोटेक्टेड है, वो भी एएसआई में है वो जी। तो उनको कैटेगरी वो कैसा पसंद शायद सिमेट्री है। अच्छा, लेकिन वो उसकी सिमेट्री के बराबर में तमाम आगे पीछे इमारतें बन गई हैंगी और वो सिमेट्री जो है वो छुप गई हैगी और वहां खूब बिल्डिंगें बन गई हैंगी, तो वो लगता ही नहीं है कि तो एएसआई को इट हैज टू ड्रॉ लाइन समवेयर। इन्होंने जो लाइन ड्रॉ करी है वो एक तारीख बताइए, 16 जून 1992। 16 जून 1992 के बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ विद इन 100 मीटर्स, दैट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ दैट एक्ट एंड दैट रूल व्हिच प्रोहिबिट्स कंस्ट्रक्शन, तो वो मतलब डिमोलिश किया जा सकता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने बायलॉज में भी अमेंडमेंट करके ये कंडीशन डाल दी है कि बिल्डिंग का नक्शा पास कराने के लिए अगर मॉन्यूमेंट के पास में है तो आपको उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी। ये बताइए कि क्या कोई उनका दस्ता है जो जाके देखता है कि जो लिस्टेड हैं मॉन्यूमेंट्स वहां उसके पास में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, या वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई सिटीजन शिकायत करे या कोई सोशल वर्कर शिकायत करे तो हो जाए, तो ये या खुद वो देखते हैं? अब मकबरा आलिया गोलागंज का ये हाल है कि उसकी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसकी सीढ़ियों के पास में लोगों ने मकान ऐसे बना लिए कि जो उसके छज्जे हैं वो सीढ़ियों को ढके दे रहेंगे और लोगों को नहीं, वो अंदर अंदर खाली होता चला जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है आपने। और जहां तक इस मकबरा आलिया का, जनाब आलिया का सवाल है, तो उसका जो डोम है वो टर्बन डोम है, यानी कि वन ऑफ इट्स काइंड। इस तरह का कोई दूसरा डोम है ही नहीं कहीं पे भी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में चंद्रभान मिश्रा जी थे सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले ऑफिसर थे जिन्होंने बहुत काम किया, हमारी बड़ी मदद की उन्होंने, हमारी कोशिशों में बहुत उन्होंने शाना बशाना रह के हमको उन्होंने गाइड किया। ही इज नाउ रिटायर्ड। तो उन्होंने हमसे बताया था कि जहां तक मकबरा आलिया का सवाल है, तो एक बार एएसआई को कोई टीम वहां उन्होंने भेजी थी उसका इंस्पेक्शन करने, लेकिन लोगों ने उनका इतना प्रतिरोध किया कि उनको वहां से भागना पड़ गया और फिर उन्होंने आके अपने लिखा पढ़ी में दे दिया कि इस मॉन्यूमेंट पे हमारी टीम का कोई भी आदमी कभी नहीं जाएगा। तो हालांकि अभी भी उनकी लिस्ट में है, लेकिन दे हैव वॉश्ड ऑफ देयर हैंड्स फ्रॉम दैट मॉन्यूमेंट। तो वही प्रॉब्लम है जो मैंने अर्ज किया था ना कि डिपार्टमेंट जो है वो पोपला है, वो काट पाता नहीं है। तो या तो कानूनी की उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि भाई बड़े बड़ी चीजें डिमोलिश की जा सकती हैं, तो इतना कीमती वो मकबरा है जिसका डोम जो है वो उसके ऊपर पेड़ निकल आया, वो गिर सकता है किसी वक्त भी, जिससे और लोगों को भी परेशानी हो सकती है और जो उसकी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी।
बिल्कुल ठीक बात है। तो एएसआई का एक्चुअली एएसआई डिपेंड करता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पे। जी जी। जी। नहीं, वो लेकिन ठीक है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि सुपरटेक बिल्डर्स के दो बड़े बड़े टावर्स भाई। का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। जी तो जी। जो भी आदमी इलीगल काम कर रहा है, समडे ही हैज टू पे अप। हमें इस बात जी पर पूरा यकीन है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों हैदर नहीं कर पाएंगे तो अयान रिजवी करेगा, अयान नहीं कर पाएंगे तो अली करेगा, वरना आने वाली जनरेशन करेंगे, कोई ना कोई जरूर करेगा और ये इंक्रोचमेंट जरूर हटेगा। बहुत आपका वक्त लिया है, चलते चलते एक बात ये भी बताइए कि आप स्कूल कॉलेजेस और ये वृक्षारोपण और सब चीजों में दिलचस्पी लेते हैं। ये सारा टाइम आप अपने ऐसे प्रोफेशन से कि जिसमें सिवाय पढ़ने के और कुछ करना नहीं है, और कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कंप्यूटर पर बैठे हुए पढ़ रहे हैं, साइटेशंस निकाल रहे हैं और हवाले दे रहे हैं, ये उसके बावजूद आप ये सारे काम कैसे करते हैं कि जो परेशान हाल लोग हैं वो आप पास पहुंचते हैं, उसके बावजूद आप पीजीआई को ले जा रहे हैं, केजीएमयू ले जा रहे हैं, लोहिया ले जा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, और ये भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा सवाल ये है कि आप ये कैसे इतना वक्त निकाल लेते हैं? ये सर, इसका आप आपके खुद के अपने इंटरेस्ट पे ये डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि एवरी ह्यूमन लाइफ हैज अ पर्पस। हर एग्जिस्टेंस, मॉडल एग्जिस्टेंस का एक पर्पस है। हम एक पर्पस के लिए दुनिया में आए, और हम जब 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 जिस रिलीजियस इदारे के सामने जाते हैं, हर बार हम सिर्फ एक दुआ मांगते हैं कि खुदा हमको इतनी ताकत दे कि हम बहुत लोगों के काम आ सकें। और खुदा का शुक्र है कि हमको उन्होंने इस चीज से नवाजा है कि हम बहुत लोगों के काम आते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड फॉर बहुत दिस। मैं तो खुद भी गवाह हूँ आपके कामों का, और कितने आपने, किसी के दिल का ऑपरेशन है और किसी के आंखों का ऑपरेशन है और किसी के पेट का है। बहुत सी चीजें आप करते हैं, बहुत से लोगों को वजीफे देते हैं, अपनी जेब खास से देते हैं, किसी लोगों से कह देते हैं, वो उनको दे देता है, लेकिन आप किसी सूरत से लोगों की मदद करते हैं। बहरहाल हम लोग दुआगो हैं कि आप में हिम्मत, ताकत, सेहत आपकी रहे और आप इसी तरह से खिदमत कर सकें, क्योंकि समाज में खिदमत कम करने वालों के बहुत कमी हो गई हैगी, और ज्यादा लोग तस्वीरें और छपास और इसमें रखते हैं, लेकिन आप काम भी बहुत करते हैं, और आपका काम जो है वो समाज जो है उसको एक्नॉलेज भी करता है, ऐसा नहीं है का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिर आपसे थैंक यू। आपको जहमत देते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नहीं नहीं, पहले से रखो। स्टॉप लिखा है ना, नहीं दिख रहा है। रिकॉर्डिंग हो चुकी है।